Today's topic, mutual inductance between two solenoids. इसको दूसरे वर्ड में बोलेंगे हम रेसिप्रोसिटी थियरम, जिसमें हम प्रूफ कर देंगे कि बिटवीन टू कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस 1n2 और 2n1 सेम ही रहेगा। और उसके लिए जस्ट कंसीडर टू सोलेनॉइड, ये जो है टू कोएक्सियल सोलेनॉइड बोल देंगे। दोनों की एक्सिस 1, अंदर वाले को 1, बाहर वाले को 2। 1 मतलब सभी का रेडियस r1 बोल देंगे। फ्लक्स होगा तो φ1, करंट होगा तो i1, जो भी क्वांटिटीज है वो 1 में। 2 का मतलब आउटर में फ्लक्स होगा तो इसका φ2, करंट होगा तो उसका i2, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो b2। ऐसे 1 के लिए सभी क्वांटिटीज 1, 2 के लिए सभी क्वांटिटीज 2। तो इसका जो भी हम रेडियस बोल देंगे इनर का r1, और आउटर के लिए जो रेडियस होगा दैट इज r2। और जस्ट कंसीडर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L, दोनों की सेम लेंथ कंसीडर करेंगे। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2। 1 की सभी क्वांटिटीज 1 और 2 की सभी क्वांटिटीज 2। चलो अब ऐसा एक काम करते हैं कि हम आउटर में से करंट पास करते हैं, दैट इज i2। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम ऐसा बोले कि करंट पासिंग थ्रू आउटर सोलेनॉइड इज i2। तो हमारे पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोल देंगे B2, दैट इज म्यू नॉट एन आई। लेकिन क्या करेंगे अब, म्यू नॉट यहां पर होगा n2 एंड हियर i2, क्योंकि 2 के लिए सभी क्वांटिटीज 2। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में आएगी। इसका फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, इनर के साथ। तो इनर का एरिया हम लिख सकते हैं, बिकॉज फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। देन एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड, एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड एज ए a1, देन पाई आर स्क्वायर, तो हम बोल देंगे पाई r1 स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इनर सोलेनॉइड। इसमें भी ऐसा बोल दो क्योंकि उसके टर्न्स है, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर सोलेनॉइड। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एक का हुआ तो हम बोल सकते हैं φ1, लेकिन टोटल है इसीलिए बोल देंगे n1 φ1। and according to definition n1 φ1 is proportional to i2। जितना हम करंट पास करेंगे थ्रू द आउटर सोलेनॉइड, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा विथ इनर सोलेनॉइड। तो इनर के लिए n1 φ1 प्रोपोर्शनल टू i2। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, हमें लिखना है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल m, लेकिन विथ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि फ्लक्स होगा 1 के साथ ड्यू टू सेकंड जिसमें करंट पास होगा। तो ड्यू टू सेकंड 1, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स जिसमें है वो पहले आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड i2। Therefore, what about the M12? We can say N1 φ1 upon I2. अब M12
ये N1. What about the phi 1? Flux link with the इनर सोलेनोइड. तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला है B इंटू ए, लेकिन B किसका? आउटर के लिए. एरिया किसका? इनर का. इट्स कॉल्ड B2A1 अपॉन I2. फिर से फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट वन, तो एरिया फर्स्ट का आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट हुआ है? सेकंड से. देयरफॉर इट इज B2A1. अब M12 N1. व्हाट अबाउट B2? फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट N2 I2 और एरिया है पाई R1 स्क्वायर अपॉन I2. करंट विल बी कैंसल. अब यहां पर कैपिटल N1 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट वन, और ये है सेकंड के लिए. तो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर्मूला है इसकी N2 मतलब N2 अपॉन L. तो अगर हमें स्मॉलर के टर्म्स में या कैपिटल के टर्म्स में, ये दोनों नहीं चलेगा, आइदर इन कैपिटल और इन स्मॉलर वन, या फिर N1 के लिए लिख सकते हैं हम, और N1 इज इक्वल टू N1L बिकॉज N1 इज N अपॉन L. तो किसी को भी चेंज करो. I2 कैंसल. देन व्हाट अबाउट द M12? चलो N1 को चेंज कर दे, दैट इज N1L म्यू नॉट N2 पाई R1 स्क्वायर. देयरफॉर M12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर. दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बोलेंगे. म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर. देखो फिर से एक बार बता देता हूं कि टोटल फ्लक्स विथ इनर सोलेनोइड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू आउटर वन, जो हमने फॉर्मूला आगे ली थी आगे टॉपिक में. देन प्रोपोजिट साइन रिमूव करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू. तो 1 2 को सब्जेक्ट कर दो. फ्लक्स विथ वन, तो फ्लक्स होता है B डॉट ए, लेकिन B किसका? आउटर का, 2 का, और एरिया 1 का, इसीलिए BA1. थीटा अभी 0 ले लेंगे. एंड अब फॉर्मूला लग दो मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट N1 मतलब N2 I2. I2 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको रिमूव मतलब इसको रिप्लेस करो, या कैपिटल N के टर्म्स में या स्मॉल n के टर्म्स में लिखना पड़े. यही इक्वेशन अगर मैं अब कैपिटल टर्म्स में लिखनी है, तो N1 इज N1 अपॉन L, इसका भी होगा N2 अपॉन L. तो नीचे 2 बार L आएगा, एक L कैंसिल होगा, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L. देखो कैपिटल के टर्म्स में लिखना है तो लेंथ नीचे आएगी, और स्मॉल के टर्म्स में लिखना है तो लेंथ मल्टीप्लाई में आएगा. इसको तुम रिप्लेस करो N1 N2 को, तो दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं. पॉपुलर इक्वेशन ये है, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू. चलो अब इसका सेकंड पार्ट, मतलब इफ वी पास द करंट थ्रू द इनर सोलेनोइड. ये डायग्राम ध्यान में रखना है हमें. चलो अब ऐसा मैं लिख दूं कि करंट पासिंग थ्रू द इनर सोलेनोइड, देन करंट passing through inner solenoid is I1. Then
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन N1 I1। ओके, अब इसके लिए हम लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द आउटर वन, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ आउटर सोलेनोइड, तो उसको हम φ2 से लिखते हैं, लेकिन टोटल इसलिए N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1 एंड N2 φ2 इज इक्वल टू M21 I1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जैसे आगे लिखा था वही करना है, थोड़े नोटेशन चेंज करने। M21 इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1, इट इज N2। कैपिटल N2 को हम लिख सकते हैं स्मॉल n2 इंटू एल। नाउ फ्लक्स φ2, तो फ्लक्स φ2 होता है B इंटू ए। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी, 1 की होगी, लेकिन यहां पर एरिया भी 1 का ही लिखेंगे। यहां पर समझ में आया किस क्यों एरिया 1 का लिखेंगे, 2 का क्यों नहीं लिखेंगे। आगे हमने लिया था फ्लक्स φ1, तो मैग्नेटिक फील्ड 2 की, लेकिन एरिया 1 का हुआ। अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की, तो एरिया भी क्यों फर्स्ट का ही हुआ। है किसी को याद, आगे कुछ पढ़ा हो तो। नहीं है किसी को याद, चलो मैं बता देता हूं फिर से। अगर मैं बोल दूं इसमें, तो देखो φ1 मतलब फ्लक्स लिंक विद द वन, फ्लक्स किससे आया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से 2 की, तो 2 मतलब आउटर, तो आउटर में सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। आउटर में कहां पर, सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फ्लक्स कितने में लिंक हुआ, इतने एरिया में ही, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की, एरिया फर्स्ट का। चलो अब इसके लिए φ2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की हुई, मतलब इसके अंदर के रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड आई। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कितने, इतने रीजन में ही। तो सेकंड का जो एरिया है पूरा, उसमें से कितना एरिया में फ्लक्स आया, इतने एरिया में ही। फिर से बता रहा हूं कि जो सोलेनोइड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की है, लेकिन कितने रीजन में, उसके इनर रीजन में ही, तो जो पूरा एरिया है बाहर का, उसके कितने एरिया में लिंक हुआ, इन स्मॉलर एरिया, दैट्स वाई B1A1 अपॉन I1। नाउ M21 दैट इज N2L, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, म्यू नॉट N1 I1 एरिया पाई R1 स्क्वायर अपॉन I1, I1 कैंसल, therefore it is म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को देखो, हियर M12 is M21 is M, it's called reciprocity theorem। कई बार रेसिप्रोसिटी पूछेंगे, कई बार सोलेनोइड में पूछेंगे कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वेशन डिराइव करो, तो M12 M21 हमें सेम प्रूफ कर देना है। इट्स कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थियरम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब देखो यहां से चालू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको अगर बोलना है तो इक्वेशन नंबर 1, फिर अनदर वन चेंज कर दो, 1 में करंट पास करो, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड
1 एंड 2 के हिसाब से M12 M21 सेम, इट्स कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब इसी में हमें करना है उसका ईएमएफ की इक्वेशन। ये रेसिप्रोसिटी पूछेंगे या फिर दूसरे पॉइंट में पूछेंगे कि उसका म्यूचुअल ईएमएफ क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में उसका ईएमएफ। हमें ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव करनी है फॉर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। तब अगर हम इक्वेशन याद करें N1 ∅1 प्रोपोर्शनल टू I2, ओके, देयरफॉर N1 ∅1 इज इक्वल टू M12 I2। अब फेराडेज लॉ अगर हम याद करें तो हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो अगर हम डिफरेंशिएशन ले ले यहां पर, तो d अपॉन डी टी N1 ∅1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, d I2 अपॉन डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा N1 d∅1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू M12 di2 अपॉन डी टी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा 1 का, इसीलिए 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस N1 d∅1 अपॉन डी टी। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, देयरफॉर इट इज M12 di2 अपॉन डी टी। तो हमें एक ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया और उसमें भी हुआ ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ऐसा ही दूसरा लिख सकते हैं आप, और E2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ M21 di1 अपॉन डी टी, ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब यहां से कई बार म्यूचुअल इंडक्टेंस ना पूछे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन पूछते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछेंगे कि डिफाइन, अदरवाइज गिव टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ऐसे थियरी के लिए नहीं है, ओनली फॉर इक्वेशन, कि अगर 1 का है तो 1 2 लिखेंगे, तो ईएमएफ 1 का और करंट जो है वो 2 का होगा। करंट 2 में जितना हम पास करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंगे, उतना 1 में इंड्यूस होगा, या 1 में हम जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करेंगे उतना ईएमएफ सेकंड में प्रोड्यूस होगा। देन E2 इज इक्वल टू M21 di1 अपॉन dt। चलो अब करते हैं डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब टू डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कई बार ऐसा ही टॉपिक होगा, 2 मार्क्स में पूछेंगे कि टू डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब फर्स्ट डेफिनेशन हमारा जो इक्वेशन है फ्लक्स का, वहां से देंगे हम जैसे बोल रहे हैं कि फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब φ2 इज इक्वल टू M21 I1। ओके, तो यहां से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देनी।
तो पहले क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे फोर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, फोर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। यूनिट करंट passing through any वन ऑफ द कॉइल, कोई भी में से। अगर इसका फाई वन लिखेंगे तो 1 to I2 आग, इसको हमें यूनिट करना है। अगर यूनिट करंट पास करेंगे, जो फ्लक्स आएगा दूसरे में, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फॉर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, यूनिट करंट पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ another coil, it's called mutual inductance for system of टू कॉइल्स। फिर से, कोई भी एक कॉइल में से करंट यूनिट पास करो, जो दूसरे में फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस इसको समझ लो और इसको ऐसे वर्डिंग में लिख दो कि फॉर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, यूनिट करंट पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक विद अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन हमें देनी है उसके ईएमएफ से। E2 इज इक्वल टू M21 di1 अपॉन dt। तो बोल देंगे फॉर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, फॉर सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि ये हमें यूनिट वन कर देना है, इसकी वैल्यू वन, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट passing through any one of the coil, EMF induced in another coil, it's called mutual inductance of system of two coils। ऑलवेज डेफिनेशन हमें जनरल फॉर्म में ही देनी। और आगे हमने पढ़ रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम बोलते हैं शेप एंड साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मीडियम विद इन द कॉइल, एंड रिलेटिव ओरिएंटेशन अदरवाइज रिलेटिव डिस्टेंस बोल दो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आगे हमने कर रखा है। चलो, ये दोनों डेफिनेशन में है, किसी को प्रॉब्लम? 2 मार्क्स में पूछेंगे, हाँ। कोई भी एक लिखोगे तो 1 मार्क्स ही मिलेगा, दोनों लिखोगे तो ही 2 मार्क्स। और ये एक बार पूछ लिया है कि गिव डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो दोनों डेफिनेशन 1 by 1 देनी है हमें। प्रॉब्लम है तो बता दो, चलो। चलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है?
ओके, अब ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट खत्म हुआ। अब इसके आगे हमें करना है सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस सिंगल कॉइल के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो सेल्फ इंडक्टेंस का पार्ट जो है वो तो इजी है, जिसका फ्लक्स होगा उसी का करंट हम बोल देंगे। अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन देना है तो बोल सकते हैं कि द फिनोमिनन इन विच change in magnetic flux link with the coil due to change in current passing through itself of coil. The EMF induced in same coil, it's called self induction. मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? ड्यू टू चेंज इन द करंट पासिंग थ्रू इटसेल्फ ऑफ द कॉइल। तो उससे एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल, इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। उसके लिए अगर मैं ऐसा बोल दूं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स N5 बोल देंगे, प्रोपोर्शनल टू द करंट। देयरफॉर N5 इज इक्वल टू, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल लिखेंगे L, तो N5 इज इक्वल टू Li। अब L को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर हमें इसमें ईएमएफ चाहिए तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बोल देंगे हम एन फाई डी फाई बाय डी टी। ऐसे ही एल कांस्टेंट होगा, इट इज डी आई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू Faraday's law. Induced EMF is minus d phi by dt n phi, मतलब d by dt n phi। इसका मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी। जितना करंट हम पास करेंगे और चेंज करेंगे उतना ही ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस हुआ। इट्स कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को कई बार बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो उसका ऑपोज करेगा। तो करंट पास करने के लिए एक तो हमारे पास एक्सटर्नल ईएमएफ है, फिर चेंज होगा तो उसी में इंड्यूस होगा अगेन जो उसके ऑपोज में आएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का दूसरा नाम है
बैक ईएमएफ, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस को दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। अब सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो पार्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ये तो एक जनरल थियरी हुई, अब सोलेनोइड के लिए, और वो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के लिए हमारे पास उसका एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न सभी हमें मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो तो मालूम है हमें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन ले तो हमें मिल जाएगा उसका फ्लक्स। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सोलेनोइड, जिसको हम बोलेंगे एन फाइव। देन एन एज इट इज, फाइव मतलब बी इंटू ए। देयरफॉर अब अगर एन को रिप्लेस करना है तो हमें मालूम है एन मतलब कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन रिप्लेस एज ए एन इंटू एल, बी होगा हमारे लिए म्यू नॉट एन आई, और एरिया ए दैट इज टोटल फ्लक्स। देयरफॉर अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला है, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय करंट, बिकॉज हम बोलते हैं एन फाइव प्रोपोर्शनल टू आई करके। याद करो, एन फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोजिट साइन रिमूव करेंगे, देन एल, एल को सब्जेक्ट करोगे एन फाइव बाय आई। देयरफॉर एन फाइव क्या हुआ, यही इक्वेशन, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए अपॉन आई, देन आई विल बी कैंसल, देन फॉर्मूला हुई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, that is the self inductance of the solenoid. ओके, अगर इसी को हमें कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आएगा। एन को रिप्लेस करो एन अपॉन एल से, एक एल कैंसल, एक बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। लेकिन ये कब होगा, वेन एवर सोलेनोइड इज एम्प्टी, मतलब सोलेनोइड के अंदर कुछ नहीं है। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट की जगह पर हमें म्यू लिखना पड़े, बाकी सब एज इट इज। और हमें फॉर्मूला एक मालूम है, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज म्यू आर, तो सिर्फ म्यू, तो म्यू को अगर रिप्लेस कर दे हम तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। अगर कोई मटेरियल है उसके अंदर तो म्यू आर इज रिलेटिव परमियाबिलिटी एन स्क्वायर ए एल। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछेंगे कि डिराइव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सब इजी है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लिखो, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, एन को रिप्लेस करो, और सेल्फ के लिए फाइव बाई आई मतलब एन फाइव बाई आई, तो करंट कैंसल, ये हुआ सिंपल।
अगर मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो म्यू नॉट की जगह पर म्यू, और म्यू एज ए म्यू नॉट म्यू आर डायरेक्ट लिख दे n square al, that is the self inductance in presence of magnetic material. चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। नो। एक इक्वेशन और करनी है हमें सोलेनॉइड की ही, एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी डेंसिटी दोनों हमें करना है इसी में फॉर सोलेनॉइड। चलो तो उससे आगे बढ़े अब हम, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 मार्क्स में कई बार पूछते हैं ये, to obtain the energy store, obtain the equation for energy stored in solenoid in terms of self inductance, सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म्स में करनी है। तो ऐसा हमने कर दिया है फॉर कैपेसिटर। अगर हम यहां पर थोड़ा कैपेसिटर याद कर ले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस C, एक पॉजिटिवली प्लेट एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है U जैसे लिखते हैं हम। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो UE लिखेंगे। एनर्जी स्टोर फॉर्मूला याद है, हाफ CV स्क्वायर, है ना, या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। ओके, दिस इज फॉर कैपेसिटर। ऐसा ही कुछ होगा सोलेनॉइड के अंदर, जो भी हमें फॉर्मूला डिराइव करनी है एनर्जी स्टोर की, तो जो वर्क डन करेंगे बस वही एनर्जी में के फॉर्म में स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन या इक्वेशन लिखेंगे ईएमएफ की। सोलेनॉइड एक ही है, कॉइल मतलब सेल्फ ही बोलेंगे, तो लिखेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सोलेनॉइड या फिर कॉइल with self inductance L, that is E is equal to minus L di by dt, and that's why self inductance self induced EMF is also called back EMF. ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं कि हियर सेल्फ induced EMF is also called back EMF. अब इसका मैग्नीट्यूड लिखो, नेगेटिव साइन तो ऑपोज इंडिकेट करती है, हमें एनर्जी स्टोर करना है, उसके लिए उसके मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव टर्म्स में लिखो, देन E इज इक्वल टू L di बाय dt। अब तुम्हारे पास एक पावर की फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर, P इज इक्वल टू हम लिखते हैं V इंटू आई, लेकिन यहां पर E है तो लिखेंगे E इंटू आई। अब पावर, होता है वर्क बाय टाइम, मीन्स dw अपॉन dt, तो पावर को रिप्लेस कर देंगे dw बाई dt, E को रिप्लेस करो L di बाई dt इंटू आई, दोनों साइड से dt कैंसल, देन dw इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम Li di, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। चलो यहां पर ही मैं लिख देता हूं, इसलिए हमें पूरी थियरी एक पेज पे ही याद रहे। देन दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
integration of Li di, integration of dw is w, L constant, integration of I di, integration of I di, integration of I is I square by 2, therefore work done is half Li square, और यही वर्क डन हो जाएगी एनर्जी स्टोर, therefore energy store U is equal to half Li square, energy store in solenoid या फिर coil। तो जैसे हाफ CV स्क्वायर है कैपेसिटर में, ऐसा ही हो गया ये हाफ Li स्क्वायर। L is the self inductance of the coil या फिर given solenoid। ओके, ये हुई एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन ए सोलेनोइड। अब यहां पर सोलेनोइड की जगह पर एक दूसरा वर्ड देंगे, इंडक्टर। ऐसा भी पूछेंगे, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्या होगा? तो इंडक्टर और कुछ नहीं है, द कॉइल विच possess प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट्स कॉल्ड इंडक्टर। चलो अब इसकी डेफिनेशन दे देते हैं इंडक्टर की, छोटा सा पार्ट ही है वैसे तो इंडक्टर। व्हाट इज कॉल्ड इंडक्टर? इंडक्टर को भी हम सिंबलाइज तो एल से ही करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कोयल जैसा ही, इट्स कॉल्ड इंडक्टर एल। ऐसा बोल सकते हैं, द कॉयल विच possess property of self inductance, it's called inductor। अब जिस साइड से करंट अंदर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे फॉर इंडक्टर, जहां से करंट बाहर निकल रहा है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल मानेंगे फॉर इंडक्टर। ओके, तो सोलेनोइड के लिए पूछ सकते हैं या फिर इंडक्टर के लिए भी पूछ सकते हैं, दोनों में एक ही। अगर इंडक्टर के लिए पूछे तो पहले इतना करो और फिर चालू करो। इंडक्टर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस आएगा यही, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, पावर लिखो और इंटीग्रेशन कर दो तो मिल जाएगा हमें हाफ Li स्क्वायर। चलो, ये सेल्फ इंडक्टर एनर्जी में किसी को प्रॉब्लम है? एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर, नो सर। समझ में आ गया सबको? गुड, चलो यस। ओके। तो अब आगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पॉइंट, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ इक्वेशन एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली अगर इसका प्रिंसिपल पूछ ले कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कोई भी कॉइल में अगर हम इसका फ्लक्स चेंज करें
तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने डेफिनेशन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो वही उसका प्रिंसिपल हो गया। चलो अब सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन देख ले कि क्या होगा उसके अंदर। तो ऐसे दो बड़े से मैग्नेट होते हैं, चलो एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। इन बिटवीन एक कॉइल रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस। अब जो दो कॉइल मतलब जो कॉइल है उसके जो दो एंड पॉइंट है, दोनों को अलग अलग हमें स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करना है। ऐसी दो स्लिप रिंग्स होती है। दोनों स्लिप रिंग कोई भी एक कार्बन ब्रश से कनेक्टेड होते। चलो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो दूसरा उसका जो भी है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ए और बी बोलते हैं। ये दोनों को हम बोलेंगे स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग और कुछ नहीं है, ऐसा कोई पार्ट है उसके ऊपर ये जो रिंग है वो ऐसे स्लिप हो रही है, रोटेट होगी। जब भी ये कॉइल रोटेट होगी, ऐसा हमें इसको रोटेशन देना है कॉइल को। तो जब कॉइल रोटेट होगी, ये स्लिप रिंग भी रोटेट होगी, तो ये इसके साथ कार्बन ब्रश के साथ फिक्स होगा और ये कॉइल उसके ऊपर स्लिप होती है ऐसे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्लिप रिंग। और उसके साथ साथ ये कार्बन ब्रश कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में हमें उसका अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा और बोल देंगे इसको एसी जनरेटर। ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन हुआ, बेसिक थिंग। अब इसका वर्किंग देखते हैं। बस वर्किंग में इसके जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जो भी हमारा चलो जनरेटर है इसके अंदर कॉइल है, तो उसमें फ्लक्स कितना आएगा, तो हम बोलते हैं बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। किसका माइक ऑन चालू है बेटा, बंद कर दो, म्यूट कर दो। देन फ्लक्स फाई इज बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा के लिए याद करो इट इज ओमेगा टी। अब ओमेगा याद करोगे इट इज डी थीटा अपॉन डी टी। इसको यहां पर ले आओ और इंटीग्रेशन कर दो, तो डी थीटा का थीटा हो जाएगा और डी टी का टी हो जाएगा। ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, जिसको रोटेट देना है हमें विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो फ्लक्स लिख सकते हैं हम बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा एज ए ओमेगा टी। अब अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फॉर्मूला है ये तो माइनस एन डी अपॉन डी टी। वट अबाउट द फाइव, इट इज बी ए कॉस ओमेगा टी। तो माइनस एन, बी और ए दोनों कांस्टेंट। वट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस
साइन ओमेगा टी, और अकॉर्डिंग टू द चेन रूल ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, आगे ले लो एन साइन ओमेगा टी, देन E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन। अगर ये 1 हो जाए जब, तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एन ए बी ओमेगा। लिख सकते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज 1 या प्लस और माइनस 1, देन E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, जिसको बोलेंगे E नॉट मैक्सिमम, इट्स कॉल्ड मैक्सिमम इंड्यूस EMF। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई हमारी इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट मैक्सिमम एन ए बी ओमेगा। अब देखो फ्लक्स और ईएमएफ को देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला कॉस से चलेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला साइन से चलेगा। साइन जब जीरो होता है, कब जीरो होगा, ओमेगा टी जीरो, साइन जीरो जीरो, ईएमएफ जीरो, ओमेगा टी जीरो तो कॉस जीरो 1, फ्लक्स मैक्सिमम, मतलब दोनों ऑपोजिट में। whenever flux maximum EMF zero, whenever flux zero EMF is maximum, क्योंकि ये जब 90 होगा तो cos 90 जीरो, फ्लक्स जीरो, देन ये 90 ओमेगा टी 90 तो साइन 91 EMF मैक्सिमम। ये दोनों ऑपोजिट है, जब फ्लक्स मैक्सिमम तो EMF मिनिमम, व्हेन फ्लक्स मिनिमम EMF मैक्सिमम, दोनों ऑपोजिट में चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द साइन, अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ, साइन जीरो से जीरो यहां से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा इक्वेशन, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम, क्योंकि जब टाइम जीरो है तो साइन जीरो जीरो होगा, यहां से चालू होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा मैक्सिमम, फिर रिड्यूस टू जीरो, अगेन मैक्सिमम, रिड्यूस टू जीरो। तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर, जिसमें ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पूछेंगे तो एन ए बी ओमेगा, जनरल फॉर्म में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जनरेटर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो पानी जो है, वाटर जो है वो कोई हाइट से फॉल होगा और टरबाइन से जो घूमता है ऐसे और जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर होता है एक थर्मल जनरेटर, जिसमें हम कोल है या कोई भी ऐसे वुड है उसको बर्न करेंगे, उससे जो हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा और उससे टरबाइन रोटेट होगा, इट्स कॉल्ड थर्मल जनरेटर। दूसरा न्यूक्लियर पावर जनरेटर होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स मतलब यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे हम टरबाइन चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर पावर जनरेटर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर है हमारे पास। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पानी वाटरफॉल से होगा, थर्मल जनरेटर कोल या वुड बर्निंग से होगा हाई टेम्परेचर से, या फिर न्यूक्लियर पावर जनरेटर न्यूक्लियर फ्यूल्स, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, रेडियम, उसकी एनर्जी से पावर जनरेट होगा। अब लास्ट पॉइंट कि जो इंडिया में जो हमारा जनरेटर, मतलब जो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है।
इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, लेकिन अमेरिका यूएसए के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्स है। तो ये एक याद करना है एज ए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चलो क्लियर सभी यस। को? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें, डाउट है तो बता दो। नो सर।